बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की ये जो मेरी वीडियो है ये एक वजाहती वीडियो होगी, द रियल स्टोरी ऑफ गुलबर्ग के गुलबर्ग क्या है, इसकी क्या स्टोरी है और ये वीडियो मैं क्यों अपडेट कर रहा हूँ इसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कल एक वीडियो अपडेट की थी गुलबर्ग सोसाइटी की चेंजिंग मैनेजमेंट की चेंजिंग से रिलेटेड। उससे पहले एक वीडियो समी इब्राहिम साहब ने अपडेट की थी जिसके ऊपर लोगों ने मुझे, समी इब्राहिम साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े ऑनरेबल हैं और बड़ी सच्ची वीडियो दे रहे हैं और उनकी वीडियो मैंने पूरी सुनी। नो डाउट उन्होंने वीडियो बहुत अच्छी दी, बड़े अच्छे उनके क्वेश्चन थे और बड़े अच्छे उनके जो है ना वो अराइज किया उन्होंने जो पॉइंट सोसाइटी गुलबर्ग से रिलेटेड। लेकिन मैं ये वजाहती वीडियो क्यों दे रहा हूँ, मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि समी साहब चूंकि सीनियर साफ़ी हैं, यहाँ रह भी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी शायद थोड़ी सी उन्हें भी नहीं मालूम। मैं कुछ उनकी बातों की जो है ना वो तरदीद भी कर देता हूँ और कुछ उनकी बातों को जो है ना वो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक्चुअल स्टोरी क्या थी, हुआ क्या, किस तरह गुलबर्ग लॉन्च हुआ, क्या गुलबर्ग के अंदर जो है ना वो डिलीवर किया गया, क्या आज तक नहीं हुआ, इस सोसाइटी का बूम क्यों रहा, लोग यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करते रहे और अब इस सोसाइटी का डाउनफॉल क्यों हुआ, क्या लोग इसकी रीजन थे। जो उन्होंने करप्शन की स्टोरी बताई, उस करप्शन की स्टोरी में थोड़ी सी चेंजिंग है, क्या एक्चुअल स्टोरी क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं अपनी हर कही हुई बात को इंशाल्लाह जस्टिफाई भी करूंगा क्योंकि मैं गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर इस वक्त सिटिंग में हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस है और मैं एक्चुअल रियलिटी कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोस में लोगों को शेयर करूँ। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं सिर्फ गुलबर्ग के हैं और मैं उनकी बड़ी ऑनर करता हूँ क्योंकि वो मुझे सुनते हैं और इंशाल्लाह मैंने हमेशा कोशिश की है कि लोगों का फ़ायदा हो, कहीं मेरे एंड से किसी का कोई नुकसान ना हो। अब बात आ जाती है एक्चुअल रियलिटी पे। चूंकि समी इब्राहिम साहब बड़े सीनियर साफ़ी हैं, मैं तो उनके सामने बहुत जूनियर हूँ, ना मैं ऐसा ब्लॉगर हूँ, ना मैं ऐसी वीडियो बना सकता हूँ जिस तरह वो किसी चीज़ की अक्कासी करते हैं। लेकिन एक्चुअल वजाहती वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ रियलिटी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह वो जस्टिफाइएबल होगी। मैं आपको रियलिटी डिस्कस करूं तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया और गुलबर्ग ग्रीन चूंकि दो अलग अलग नेम है लेकिन है एक ही चीज़, दो अलग पार्ट हैं। ग्रीन में फार्म हाउसेज आ जाते हैं, रेजिडेंशिया में छोटे प्लॉट आ जाते हैं। ये सोसाइटी 2007-8 के अंदर बनाई जाती है गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशिया, जिसका जो बेसिक नेम है वो IB एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सबसे पहले मैं आपको कोऑपरेटिव एक सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा आगाह कर दूं कि जो भी कोऑपरेटिव किसी अदारे से रिलेटेड बनाई जाती है, सबसे पहले वो सोसाइटी अपने एम्प्लॉइज को सब्सिडाइज प्लॉट देती है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी देती है और दूसरा वो प्रॉपर अलॉटमेंट करती है। थर्ड वो उसी सब्सिडाइज जो गिवन रेट होता है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड होती है। फर्दर इन फ्यूचर ना एस्केलेशन चार्ज करती है ना ही कोई उसके रेट इंक्रीज करती है। और थर्ड, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इशू की हुई फाइल को मर्ज भी नहीं करती, उसको आपस में जो है ना वो रिफंड भी नहीं करती और दो फाइलों को मर्ज करके एक भी नहीं बनाई जाती। क्योंकि इस वक्त मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त रियल एस्टेट में 1000 कनाल जमीन खरीद कर 10-10 हज़ार कनाल फाइलें इशू कर दी जाती हैं, कोई अदारा पूछता नहीं है और वो फाइलें बाद में बायबैक कर ली जाती हैं, जम कर ली जाती हैं, एट द एंड डिलीवर करने के लिए वही दोबारा 1000 रह जाती है। लेकिन किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्सेस फाइल नहीं इशू होगी, जो भी मेंबर इशू होगी उसके ऊपर प्लॉट जरूर दिया जाएगा। और इस वक्त अब बात करूं, दोबारा अपने पॉइंट के ऊपर आ जाऊं तो गुलबर्ग ग्रीन और रेजिडेंशिया, चूंकि 2007-8 में ये सोसाइटी सिर्फ रेजिडेंशिया थी और उसमें लोगों को बड़े माइनर रेट के ऊपर एम्प्लॉइज को प्लॉट दिए गए, IB एम्प्लॉइज को। फिर 2013 में स्टार मार्केटिंग के साथ एक मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है और ग्रीन जो है ना वो ऑक्यूपाई किया जाता है, ग्रीन वाला हिस्सा। क्योंकि ग्रीन फार्म हाउसेज ये एक UPDL सोसाइटी थी जो कि मार्केट में फ्लॉप हो चुकी हुई थी, प्राइवेट सोसाइटी थी। गुलबर्ग ने उससे पूरी सोसाइटी परचेज कर ली, टेक ओवर की और यहाँ फार्म हाउसेज लॉन्च किए जो कि लोगों को 2-2.5 साल 3 साल की किस्तों पे दिए गए। और रेजिडेंशिया के जितने भी प्लॉट स्टार मार्केटिंग ने 2013 में बेचे, सारे इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेचे, लमसम अमाउंट कोई नहीं रिसीव की गई और 3 साल की किस्तों में दिए गए जो कि लोगों ने 4-4, 5-5 साल में जाके किस्तें क्लियर की। अब जो 2.5 करोड़ का, 3.5 करोड़ का फार्म हाउस या 2 करोड़ का फार्म हाउस उस वक्त गुलबर्ग ने दिया था किस्तों के ऊपर, वो इस वक्त में कम से कम 5 कनाल की प्राइस डिस्कस करूं तो 10 करोड़ प्लस है। 10 कनाल की प्राइस डिस्कस करूं तो वो प्लॉट की जस्ट प्राइस जो है वो 20 करोड़ प्लस है गुलबर्ग के अंदर। चूंकि एप्रिसिएशन मार्केट एप्रिसिएशन है, गुलबर्ग ने वही 2.5 करोड़ या 3-3.5 करोड़ पे इन शेप ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव किया है, किसी से 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं लिया।
अब रेजिडेंशिया की बात करूं तो रेजिडेंशिया के ऊपर आ जाएं तो यहां पर ये भी देखें कि जब इन्होंने 2013 में इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट दे रहे हैं 17.5-18 लाख रुपए का, एक 7 मरले का प्लॉट दे रहे हैं, 10 मरले का 20-22 लाख 24 लाख का प्लॉट दे रहे हैं। कनाल का प्लॉट जो है वो 45 लाख 40 से 45 लाख की फिगर का दिया जा रहा है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस एवरीथिंग इंक्लूड है। फर्दर कोई भी इसके ऊपर चार्जेस ना आज तक लगे हैं और ना लगेंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करूं कि इस वक्त जो 17.5 लाख रुपए का प्लॉट गुलबर्ग ने दिया था 2013 में, लोगों ने 13 से लेकर 19 तक जाकर इंस्टॉलमेंटें के लिए की, टाइम पे इंस्टॉलमेंटें नहीं क्लियर कर सके थे, लेकिन बात यह थी कि टाइमिंग लोगों ने क्लियर किया। आज अगर दो सिर्फ ब्लॉकों की मैं जिक्र करूं कि आई ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये दो ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें 7 मरला की प्राइस 1 करोड़ 70 लाख के करीब है। 7 मरला की प्राइस एफ ब्लॉक में 1 करोड़ 50 लाख प्लस माइनस के ऊपर है। अब जिस शख्स ने यहां 17.5 लाख रुपया या 18 लाख रुपया 2013 में इन्वेस्टमेंट की, 2017, 18 या 19 तक जो है ना उसने जाके इंस्टॉलमेंटें क्लियर की, उसको प्लॉट अलॉट हुआ, आज वो प्लॉट 1 करोड़ 70 लाख का बेच रहा है। सोसाइटी में क्या अमाउंट गई? सिर्फ वही 17.5 लाख या 18 लाख रुपया इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। और सोसाइटी देखें, जो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि बिल्कुल सोसाइटी की गलती है कि टाइमली जमीनें नहीं क्लियर की गई सारी, लेकिन आपको पता है कि जमीनें क्लियर करना बहुत मुश्किल काम होता है। और आप ये देखें कि 2013 से लेकर 2020 तक या 21 के स्टार्ट तक सोसाइटी में बूम रहा, तो क्यों रहा? क्या उस वक्त इस सोसाइटी में क्या कोई वो तेल के कुएं दरियाफ्त हो चुके हुए थे या कोई ऐसा सोना निकल आया था कि बूम था, लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक मैनेजमेंट अच्छी चल रही थी। एक शख्स वाहिद जिसके बारे में मैंने कल वीडियो भी अपडेट की थी कि AR नासिर साहब, अल्लाह रखा, नासिर साहब उस वक्त इसको ओन कर रहे थे, लेकर चल रहे थे, जमीनें भी क्लियर करवा रहे थे और हर चीज अपने टाइम के मुताबिक चल रही थी, डेवलपमेंट भी सही चल रही थी। प्राइसेस इतनी इंक्रीज थी कि उस वक्त जितनी भी एनालिस्ट कंपनियां हैं मार्केट में, घराना, ज़मीन.com या और दूसरे तीसरे सर्वेयर कंपनियां हैं, वो ये सर्वेज के अंदर बता रही थी कि गुलबर्ग टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप मेरी कही हुई बात जाकर चेक कर सकते हैं, जस्टिफाई मैं कर दूंगा आप लोगों को जो मैं कह रहा हूं कि मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई किसी से चंद घंटों की कोई वीडियो मतलब सुनने के बाद या चंद घंटों की किसी के साथ डिस्कशन करने के बाद मैं वीडियो आपको अपडेट दूं। मेरी पूरी यहां पर तहकीक है। मैं 2017 से इस सोसाइटी के अंदर हूं और तब से लेकर अब तक, मैं 13 से चूंकि नहीं हूं, लेकिन 13 से मैंने बूम सारा देखा था, सारे इसके जो है ना अप्स एंड डाउन देखे थे। लेकिन अब देखें कि 2020 के बाद 21 के मिड में से लेकर 2025 का अब अप्रैल शुरू हो रहा है, अब तक जो डाउनफॉल रहा, जो स्कैम हुआ अरसलान हमीद वाला, वो क्यों हुआ? जो मैनेजमेंट थी उनमें क्या खामियां रही हैं? क्या जमीनें क्लियर नहीं करवा सके? क्या मैनेजमेंट नहीं रही, इंटरेस्ट नहीं था? ये सारा कुछ इसी टेन्योर के अंदर हुआ। डाउनफॉल चूंकि जाने के बाद या नासिर के बाद स्टार्ट हो गया था और उसके बाद स्कैम भी हुआ। स्कैम जो था वो उसकी रियलिटी भी थोड़ी सी आप मुझसे सुन लें कि अरसलान हमीद प्राइवेट बिल्डर था, उसने 3-4 अपने छोटे छोटे प्लाजे थे, वहां बैठकर वो पोंजी स्कीम खेल रहा था। आप लोग जो लोग पोंजी स्कीम जानते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमेशा पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो पोंजी स्कीमें चलाती हैं, लोगों से पैसा लेकर उनको रेंटल की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में उन्हें मंथली इनकम दी जाती है और उस पैसे को यूटिलाइज किया जाता है। अरसलान हमीद ने इसी तरह लोगों से पैसा लिया, लेकिन यहाँ लोगों ने क्या किया कि उसके छोटे से एक प्लाजा के ऊपर जिसकी वर्थ नॉट मोर देन 1 बिलियन थी, तीनों प्रॉपर्टीज की मिलाकर उसको 8.5 बिलियन लोगों ने दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा था। वो तकरीबन आपका पर मंथ जो है वो 1 करोड़ के ऊपर 10-10 लाख रुपया भी लोगों को इनकम दे रहा था और लोग इसी लालच में वहां पैसे जमा करवा रहे थे। लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई इस केस के अंदर। मैं कतन इनकार नहीं करता कि जो है अरसलान हमीद वाला स्कैम यहाँ नहीं हुआ, करप्शन नहीं हुई, बिल्कुल हुई। उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अरसलान हमीद का स्कैम आज से 2.5 साल 3 साल पहले हुआ और अब चूंकि वो इस वक्त 150 प्लस उसके ऊपर FIR थी, अब वो इस वक्त जो है ना तमाम FIR में उसकी जमानत हो गई है। सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन ये है कि किस तरह पॉसिबल हुआ उसकी 150 प्लस FIR के अंदर जमानत होना। आज वो अरसलान हमीद बाहर आ चुका हुआ है। आज लोगों को जो है ना वो पता नहीं सही तरीके से कंपनसेट किया भी है या नहीं किया, और बड़े बड़े फैक्ट्रीज है उसके अंदर। तो जब से ये स्कैम हुआ था आज 2.5-3 साल बाद,
अब क्यों बोला जा रहा है इसके ऊपर? उस वक्त भी मीडिया चैनल मौजूद थे, उस वक्त भी तमाम तहकीकाती इदारे मौजूद थे, उस वक्त वो अरेस्ट में था, उसके ऊपर तहकीक हो सकती थी, उस वक्त इसके ऊपर क्यों नहीं बात की गई? बड़े बड़े यहाँ पर लोग जो है ना, वो सीनियर लोग जो है यहाँ रहते हैं, यहाँ वो सुनते थे, यहाँ वो देखते थे, वो एहतजाज हुए थे, लेकिन क्यों क्वेश्चन राइज नहीं उस वक्त किया गया? उस वक्त क्वेश्चन राइज किया जाता टाइमली तो लोगों को उसी वक्त इंसाफ मिलता। अब चूंकि उसकी जमानत होगी और पाकिस्तान में क्या सिस्टम चल रहा है अदालतों का, मुझे वजाहती बयान में जो है ना ये डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस वक्त क्या सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज जो है, ये मैंने उनकी जो है ना उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ समी साहब की, कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों के साथ स्कैम हुआ, वो उन्होंने वो सुना, अहसान हमीद वाला केस, अली भगत वाला केस भी उन्होंने सुना, रोशन हाइट का था, वो छोटा सा स्कैम था, लेकिन उसने भी इसी तरह किया, डबल अलॉटमेंट की। सर देखें, जो गुलबर्ग में जो चीज मैं आपको बता दूं कि गुलबर्ग कोऑपरेटिव सोसाइटी की एंड तक जो मेंबरशिप होगी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, लेकिन जितने भी प्राइवेट बिल्डर हैं ये तब तक इंटरनल ट्रांसफर इनकी जो नहीं होती, सॉरी एक्सटर्नल ट्रांसफर इनकी नहीं होती। इंटरनल ट्रांसफर मीन होती है कि बिल्डर अपने ही ऑफिस में ट्रांसफर करता है, एक्सटर्नल ट्रांसफर होती है जो सोसाइटी के अंदर होती है। सीडीए ने कंप्लीशन ही नहीं की, बहुत सारे प्लाजे ऐसे हैं कि सीडीए ने कंप्लीशन ही नहीं उनकी पूरी आज तक की। जब तक उनकी कंप्लीशन नहीं होती तब तक सोसाइटी में उनकी ट्रांसफर नहीं जाती। अब यहाँ अदारा आ गया, सीडीए भी इंक्लूड हो गया कि भाई सीडीए से कौन क्वेश्चन करेगा कि इन तमाम जितनी भी कंस्ट्रक्शन है उसको कौन जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो ये जो स्कैम, ये जो सारी बातें हैं एक्सेप्ट की जाती हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ स्टैंड रहेगा, मुझे आंसर चाहिए कि जब टाइम था इसके ऊपर बात करने का तब क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब आगे चले, इस वक्त सिचुएशन ये है कि सोसाइटी डाउनफॉल का शिकार है, लोगों की प्राइसेस जो भी जितनी भी फेस वैल्यू से डाउन नहीं भी गुलबर्ग में हुई, चूंकि अगर देखें आप किसी भी सोसाइटी को उठा के देख ले, बुक वैल्यू से नीचे चली गई हुई है, जो उनकी एक्चुअल प्राइस थी नीचे चली गई है। सोसाइटियों ने लैंड उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड तो क्लियर की, डेवलपमेंट की मद में पहले डिफाइन की प्राइस कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट की मद में डबल पैसे कर दिए। अगर आपको 20 लाख का किसी सोसाइटी ने प्लॉट दिया, 20 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए। कोई चैनल, कोई मीडिया नहीं बोल रहा, कोई तहकीकाती अदारा नहीं काम कर रहा। मार्गला इनक्लेव की बुकिंग हुई, मैंने बताया उसके अंदर बिलियंस रुपीज इकट्ठे हुए नॉन रिफंडेबल के ऊपर, मैंने वीडियो भी दी, किसी बंदे ने कोई क्वेश्चन राइज नहीं किया। अब चूंकि गुलबर्ग के लिए किसी एक पर्सन को, और उस पर्सन को दोबारा हायर कर लिया गया कि जिसके पास्ट बता रहा है कि उसने जो जो भी किया अच्छा किया, उसके दौर के अंदर ना तो स्कैम हुआ और ना ही डाउनफॉल रहा, किसी का नुकसान नहीं हुआ, लोगों ने बड़े बड़े प्रॉफिट इंक्रीज किए। अब अगर उस बंदे को दोबारा पॉइंट किया जाता है और वो 6 मंथ का टाइम पीरियड दे रहा है, मैं बात कर रहा हूं AR नासिर साहब की, तो फिर अब उनको जो है वो क्यों काम करने नहीं दिया जा रहा, अब उनको क्यों रोका जा रहा है? देखें, या तो फिर आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी डाउनफॉल का शिकार रहे, लोगों के पैसे डूब जाएं, लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट ना उनको मिले, लोगों को पोजेशन ना मिले, इसी तरह ये सारा सिस्टम डाउनफॉल रहे, तो आप जरूर डीमोटिवेट करें, AR नासिर साहब को ना आने दें। लेकिन अगर या आप चाहते हैं कि किसी नए बंदे को लाकर बिठाया जाए, नया बंदा नया आकर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे और उसका एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाए तो वेल, ना हो जाए तो जो इस वक्त सिचुएशन है इससे भी डाउनफॉल चला जाए, ऐसा नहीं हम कर सकते। इस वक्त अगर AR नासिर साहब को अपॉइंट सर किया गया हुआ है, उनका चैनल है ग्रीन के नाम से, या वो क्या करते हैं हमें इससे कंसर्न नहीं है, वो क्या कमा रहे हैं, तहकीकाती इदारे उनकी तहकीक करें, हमें इससे कंसर्न नहीं है। जिन लोगों ने करप्शन में मुलव्वस रहे, अहसान हमीद के साथ रहे, या 2-3 लोग जो भी आप बातें कर रहे हैं, वो उनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए, मैं भी इस चीज की फेवर में हूं। लेकिन सोसाइटी की हद तक पॉजिटिव रहकर अगर एक शख्स 6 मंथ के लिए आपको कह रहा है कि दोबारा अपग्रेड हो जाएगा, तो इसको टाइम दिया जाए। उसका पास बता रहा है कि उसने 2013 से लेकर 21 तक कितना बेनिफिट दिया, कहां प्राइसेस चली गई थी, और अब चूंकि डाउनफॉल है लेकिन फेस वैल्यू से नीचे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा मार्केट अगर अपग्रेड होती है तो AR नासिर साहब को क्यों काम करने नहीं दिया जा रहा, उन्हें काम करने दिया जाए। उनका बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि उनका हमें स्पेशल शुक्र अदा करना चाहिए कि वो दोबारा आए, वो आकर सिस्टम को टेक ओवर कर रहे हैं। वो ये भी कह सकते थे कि मैं इस वक्त ये डेड सिस्टम क्यों लूं, मैं क्यों अपने गले में सारा जो है ना ये अजाब अपने गले में डालूं, और इस वक्त सोसाइटी की सिचुएशन बनी हुई है मैं क्यों आकर इसको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि सारा जो इस वक्त सीट पे बंदा बैठा होता है, हमेशा जो कुर्सी पे बैठता है उसी के गले पड़ जाता है सारा कुछ।
तो फिर भी अगर वो शख्स आकर 6 मंथ का टाइम दे रहा है तो उन्हें काम करने दिया जाए, पॉजिटिव डिस्कस किया जाए। कुछ रियलिटीज अगर किसी को नहीं पता, समी साहब आप बड़े सीनियर साफी हैं, किसी दिन मेरे पास जरूर चक्कर लगाइएगा, मेरा ऑफिस गुलबर्ग में ही है, आप गुलबर्ग में ही रहते हैं, हम सिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। कुछ चीजें हैं आप जरूर बयान करें, मैं बड़ी अप्रिसिएशन करता हूं आपकी वीडियोस के ऊपर आपने गुलबर्ग के बारे में दी, लेकिन सर जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव दे, जो नेगेटिव है उसके बारे में नेगेटिव, मतलब सच, जो सच है उसको नहीं छुपाना, आपने सच बताना है, चाहे वो यार नासिर के खिलाफ हो बात, चाहे वो दूसरे किसी पर्सन के खिलाफ हो या गुलबर्ग में की हुई किसी भी करप्शन के खिलाफ हो, आपने बात करनी है लेकिन रियलिटी पे करनी है, जस्टिफाई इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से रिलेटेड अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं अपने चैनल की हद तक जरूर आपको दूंगा, मैं किसी को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, किसी की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपनी कही हुई बातें, अपनी डिस्क्राइब की हुई बातों को जो है ऑन करूंगा। और यहाँ बैठकर अगर मैं किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी को मशवरा देता हूँ या किसी की प्रॉपर्टी सेल करता हूँ या कोई भी सर्विस दे रहा हूँ तो मैं अपनी वीडियो में कही हुई बात को और दी हुई सर्विस को इंशाल्लाह ऑन करूंगा। फर्दर कोई रीज हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे गिवन है। दुआ में याद रखिएगा, आपका होस्ट चौधरी